4th या 5th में आई, है ना, जब मैं अराउंड 11 ईयर्स की हुई। तो एक दिन मैं स्कूल से घर आई, जैसे एक आदमी आता है, उसने बोला कि ठीक है नहीं पीना तो ये कोल्ड ड्रिंक ही पी लो। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, तो कुछ टाइम बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं बिल्कुल ही फ्लैट जो है अपने गिर गई। 4 लोगों ने आप पर हाँ, रेप किया था चार, हाँ। कुछ लोग उसे किन्नर बुलाते हैं तो कुछ लोग उसे छक्का कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो हिजड़ा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जो सचमुच इंसान, और उसको उसका असली नाम है नाज जोशी। नाज जोशी जब छोटी थी बचपन में, तो उसको लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता था, माँ की लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता था, माँ की तरह तैयार होना अच्छा लगता था। बस ये तैयार होना उसका कई लोगों को अखरता था, परेशान करता था। स्कूल हो, घर हो या अड़ोस पड़ोस हो, हर कोई उसे बुरा बुरा कहता था। लेकिन अ, उसे अल्लाह ताला ने, उसे अल्लाह भगवान ने, उसे गॉड ने जो बना के भेजा था इस धरती पर एक लड़के की तरह, लेकिन उसका जो मन था, उसकी जो आत्मा थी वो लड़की की तरह थी। उसे लड़की की तरह रहना सहना अच्छा लगता था, लेकिन समाज को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसके बाद जो उसकी ज़िंदगी में होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है, परेशान करने वाला होता है। जब जब वो अपने सफ़र पर कहीं चला तो उसे उसकी ज़िंदगी में कई सारी दिक्कतें हुई। तो आज हम एक बार हमने टाइम लिया है मिलने का। नाम है नाज जोशी। नाज जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मैंने आपकी कहानी देखी, सुनी, वो वाकई बहुत दर्द भरी कहानी है। लेकिन जब मैं आपके इस घर में, आपके इस कमरे में आया, तो यहाँ मैंने सैकड़ों शील्ड, यहाँ सैकड़ों इस तरह से आपको भी पुरस्कार मिले हुए हैं, इनको देखा तो लगा कि संघर्ष के बाद एक जो जीवन आपको मिला है वो वाकई बहुत खुशी वाला है। जी। तो कैसे ये अपने, अगर हम बचपन से जाएं तो कैसे, मतलब शुरुआत थी आपकी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कि बताने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल। एक तो मैं दर्शकों की बात बोलना चाहती हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और मैं अपने आप को समाज का हिस्सा मानती हूँ। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं एक कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं सोचती हूँ जैसे कि आप हैं, जैसे एक महिला हैं, वैसी मैं हूँ, और मैं समाज में ही रहती हूँ, समाज के साथ चल के आगे बढ़ती हूँ, समाज के लिए काम करती हूँ। तो मैं आपको लेके जाती हूँ अपने बचपन में। देखिए, पैदा तो मैं एक लड़के के शरीर में हुई थी। तो जब पैदा हुई तो ऑफ कोर्स डॉक्टर ने मेरा जो सेक्स था बर्थ सर्टिफिकेट पे वो मेल असाइन किया था। पर जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी होती गई, तो मेरे अंदर में एक कहते हैं ना, एक लड़का का आपको सेक्स तो दिया हुआ है, लेकिन आप अपने आप को लड़का मानते ही नहीं हो। मैं अपने आप को लड़का मानती नहीं थी, मुझे लगता था मैं लड़की हूँ। क्योंकि आप बहुत छोटे होते हो, आप जेंडर समझने के लिए कि आपका जेंडर क्या है एक्चुअली, तो ना आपको सेक्स का ज्ञान होता है, ना कुछ होता है, कुछ भी उस टाइम नहीं पता होता है आपको, आप एक मासूम से इंसान होते हो। तो मेरा जो चाल चलन था, जो मेरी बर्ताव थे, बोलने का तरीका, या फिर गुड़िया के साथ खेलने का तरीका, या घर घर खेलने का तरीका, वो बहुत ही ज़्यादा एक फीमेल किड की तरह थे, फीमेल बच्चों की तरह थे। तो समाज को कहीं ना कहीं ये खटकता था, उनको लगता था कि भाई एक लड़का हो के ये एक लड़कियों की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है, या फिर लड़कियों के जैसे क्यों चल रहा है, या लड़कियों की तरह क्यों चाहता है कि अपने आप को ड्रेसअप करे, या फिर क्यों मेकअप करता है। तो ऐसे ताने जो हैं वो मेरे माता पिता को आते थे, क्योंकि मेरे जो है मौसी हैं, उनका बेटा भी मेरी क्लास में पढ़ता था। तो जब क्लास में जैसे कोई बुलिंग होती थी मेरी, या क्लास में कोई बोलता था, उपशब्द बोलता था मेरे को, अपशब्द बोलता था, तो वो जाके मम्मी को बताता था, मम्मी मेरी मम्मी को बताती थी। तो ऐसे करके बहुत सारे ताने ऐसे आते थे। और कहीं ना कहीं जब मैं 7 ईयर्स की हुई और मेरा भाई पैदा हुआ, छोटा भाई, तो लगा, मतलब मेरी दादी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई मेरी छत्र छाया में जो दूसरा बेटा है वो भी वैसा हो जाए। एंड समाज बोलता था मम्मी पापा को, कहीं आपका बेटा किन्नर तो नहीं है, हिजड़ा तो नहीं है, आप हिजड़ा समाज में क्यों नहीं दे रहे हैं, कि आपने मुझे कुछ छुपाया है। तो इस तरह के ताने बहुत आते थे, जो कि मुझे आज सुनने में बहुत बुरे लगते हैं। और मुझे लगता है कि शायद जो मेरे माता पिता ने उस टाइम पे किया, वो शायद ठीक ही किया होगा, क्योंकि ये बात 1990 के आसपास की रही होगी ना? नहीं, ये बात अराउंड 91 की थी। 91 में मैं, 91। हाँ 91 में मैं जो है यहाँ से गई थी अपने यहाँ पर। तो फिर मेरे जो है दूर दराज के मामा को बुलाया गया दिल्ली में, वो बॉम्बे रहते थे। मुझे बोला गया कि अब तुम छुट्टियों में चले जाओ, अभी तुम छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां हैं, क्योंकि जो हमारा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने का पीरियड था वो मतलब वो ख़त्म हो, जब हो जाता है, छुट्टियां मिलती हैं, गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं। तो बोला कि आप जाओ, गर्मी की छुट्टी मना के आओ वहाँ से। और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, बॉम्बे जा रही हूँ, फिल्म स्टार से मिलूंगी, बिकॉज मेरे को फिल्म का बहुत शौक था। एंड श्रीदेवी मेरी फेवरेट हुआ करती थी उस टाइम पर। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, और मुझे जो है बोला बॉम्बे में आप चले जाओ, बॉम्बे में जाकर छुट्टी मना के आओ।
बॉम्बे के नाम सुन के तो मेरे अंदर भी गुदगुदी सी होने लगती है। जी, 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 बॉम्बे है ही ऐसा शहर, है ना? सपनों का शहर। सपनों का शहर। जी। तो फिर जब आप वहाँ जाती हैं तो फिर क्या होता है? वहाँ पे पहले 2 महीने तो अच्छे बीते, 2 महीने में हमने खूब एन्जॉय किया, बॉम्बे देखा, वहाँ भाई-बहन थे, उन्होंने भी अच्छा दिखाया सब कुछ, मतलब हमें खेलते थे। फिर जब छुट्टियाँ खत्म होने को आईं, जब मुझे लगा कि हाँ, बहुत मतलब टाइम आप हो गया। मामा जी के घर पहुँच जाती हैं वहाँ पर? हाँ, मामा जी के घर पहुँच जाती, लेकिन मामा जी का जो घर था वो हमारे घर से बहुत छोटा था। अच्छा। यानी जितना हम लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं, तो इतनी उनकी चौल थी, उतना ही मतलब बड़ा कमरा था उनका। उसमें मतलब मामा भी थे, मामी भी थीं, और उनके 6-7 बच्चे भी थे, तो उनके उस टाइम 7 बच्चे थे और 8वीं मैं थी वहाँ पर। अच्छा। तो वो उसी कमरे में सोते थे, वहीं पे छोटी सी किचन बना रखी थी। वॉशरूम जो था वो सबका कॉमन था, हमारे फ्लोर का सबका कॉमन था। तो हम लोग जो है वहाँ पर जो है वहाँ रहे। तो थोड़ा-सा एक था कि भई हाँ, ये छोटी है, बट मेरे मन में कभी ऐसा था नहीं बचपन से कि कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन अमीर, कौन गरीब। मैं बहुत एडजस्टिंग रही हूँ अपने यहाँ पे। तो वहाँ गई, तो वहाँ पे जब मेरी छुट्टियाँ खत्म होने वाली थी, तो मैंने बोला मामा को मुझे अब घर जाना है, घर में याद आ रही है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत शॉकिंग चीज़ बताई, मुझे याद है उस टाइम पर, मैं बहुत छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम घर नहीं जा सकते हो। मैंने क्यों? कि बोले कि मम्मी-पापा ने बोला कि तुम यहीं पे पढ़ाई करोगे। ओके, मैं बहुत रोई सुनकर। अच्छा, मतलब आपको अभी तक ये लग रहा था कि मैं सिर्फ़ गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए और बस मैं अपने मामा के यहाँ और अपने बहन-भाइयों के साथ रहना है। जी, जी। उसके बाद अब वापस अपने घर आना है, हाँ, दिल्ली वापस आना अपने है। घर आना है। हाँ। और देखिए मैं तो एन्जॉय करती हूँ, मुझे पता नहीं कितने महीने बीत गए थे, 2 या 3, 4 उससे ज़्यादा भी बीत गए हों महीने। तो जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब घर जाना चाहिए, क्योंकि होता है ना बच्चे का मन भर गया है, तो मेरा बॉम्बे से मन भर गया था, मैं चाहती हूँ मैं घर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको मम्मी-पापा ने बोला है कि आप जो है 12th तक यहीं पढ़ेंगी। अच्छा। तो मुझे फिर शौक लगा, मैं बहुत रोई, एंड सेकंड शॉकिंग ये चीज़ ये थी कि वो बहुत गरीब लोग थे। उन्होंने बोला कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको जो है एक यहाँ पर ढाबा है, उस पे काम करना पड़ेगा। तो एक और चीज़ शॉकिंग थी। बट कहते हैं ना, जब आपके कुछ चॉइस नहीं होती है, आप बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, आपको कुछ दीन दुनिया का पता नहीं है, तो जिस तरह से बड़े चला रहे हैं आपको, उस तरह से आपको चलना पड़ता है। मतलब आप एक तरह से एक बंधन में बंध चुकी थी बहुत बुरी तरह से। वहाँ से निकल पाना इतना आसान भी नहीं लग रहा था। आपका एक बड़ा घर था और वहाँ एक छोटी-सी चाल। उसमें भी 7-8 बंदे पहले से, मतलब बहन-भाई, और वहाँ फिर आपको ऐसे एक बंधन ही हो गया ना एक तरह जी, से? जी, जी। बंधन भी हो गया, और कुछ आप ये कह भी सकते हैं कि एक तरह से आप जब बच्चे होते हैं ना, आप कठपुतली होते हैं, एक अपने से बड़ों की, माँ-बाप की हो गई या फिर अभिभावक के हो गए, या आपके जितने भी गार्जियंस हैं, आप उनकी कठपुतली होते हैं। जैसे आपको चलाएँगे, आपको वैसे ही चलते हैं आप। आपका खुद का दिमाग तो इतना होता नहीं है, डेवलप नहीं होता, विकसित नहीं होता। तो अगर किसी ने बोला कि आपको यहाँ ढाबे पे काम करना है, तो आपको करना है, राइट? आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो उनसे। या अगर कोई बोलता है कि आपको स्कूल में जाना है, आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो ज़्यादा, ठीक है? कुछ टाइम के लिए क्यों, क्या, अब तो आज के बच्चे तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन हम लोग के टाइम पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक ओबीडिएंट चिल्ड्रन होते थे हम लोग। तो वो डाल दिया, और हमारा जो है ऐसे स्टार्ट हुआ, सुबह ढाबा हुआ, दोपहर को स्कूल हुआ, शाम को वापस घर आ गए। तो ये हमारा ऐसे हमारा रूटीन चलता रहा। ओहो! जी। फिर आगे? फिर आगे जब मैं अराउंड 4th या 5th में आई, है ना, जब मैं अराउंड 11 ईयर्स की हुई, तो एक दिन मैं स्कूल से घर आई। स्कूल से घर आई तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको चौल है, तो मामा मम्मी तो थे नहीं, भाई बहन भी नहीं थे, खाली एक भाई था, वो दारू वारू पी रहा था। तो उसने बोला कि भाई तुम क्यों नहीं इंजॉय करते हो हमारे साथ में दारू, लाइक ट्राई टू हैव, मतलब कोशिश करो कि विस्की पियो, इससे ना मर्द बनते हैं। तो वो अकेले थे? नहीं, नहीं, उनका 3-4 मतलब फ्रेंड्स थे। 3-4 फ्रेंड और थे? 3-4 फ्रेंड और थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ में ड्रिंक करो और दारू पियो। तो वो अराउंड, मैं 11 की थी, तो वो लोग 18-19 के होंगे, बिकॉज़ मुझे याद है वो 12th में पढ़ रहे थे वो शायद। उस टाइम 12th पढ़ रहे थे, 12th पास कर चुके थे शायद वो लोग। तो वो मैंने आपसे मतलब कम से कम 4-4, 5-5 साल बड़े? ज़्यादा ही होंगे, 6-7 साल बड़े होंगे, मतलब वो पूरे मैन थे, मतलब वैसे एक बच्चा थी वो, तो मैन थे वो, आदमी लोग थे। तो उन्होंने बोला देखो क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बात बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई फेमिनिन चाइल्ड होगा, उसको बोलेंगे कि आप जो है देखिए आप ना क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट खेलने से आप थोड़े मैनली बन जाएंगे, क्रिकेट आपको खेलना चाहिए। कुछ समाज ने स्टीरियोटाइप कर रखे हैं चीज़ों को कि भाई आदमी है, बॉय लड़का है, बच्चा है, तो उसको ये करना चाहिए, फीमेल बच्चा तो ये करना चाहिए। फीमेल को बोलते हैं कि आप घर का काम करिए, सब कुछ करिए, है ना, ये सीखिए। बच्चे को बोलते हैं नहीं, आप थोड़ा सा बाज़ार का देखिए, बाज़ार का सीखिए, ये सब। तो ऐसे ही उन्होंने था, तो उन्होंने बोला कि आप जो है ड्रिंक करिए, ड्रिंक करने से आप थोड़े मैस्कुलिन बन जाएंगे, है ना। तो हमने बोला कि नहीं, मुझे नहीं करनी है ड्रिंक, बिकॉज मैं नहीं करती, मुझे बहुत गंदी लगती है ड्रिंक, और मैंने कभी ज़िंदगी में करी भी नहीं आज तक। तो ये पहले उन्होंने बात बोली, हमने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो अभी हम लोग ये ड्रिंक पार्टी करें, तुम कुछ बना सकती हो क्या हमारे लिए।
तो हाँ, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने जाके कुछ भजिया पकौड़े वगैरह तल दिए, उनको दे दिए उनको। तो जब भजिया पकौड़े तल दिए तो वो लोग तो जैसे इस साइड उस साइड में थे, तो हम इस साइड में आ गए, अपना जो है अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया, स्कूल का होमवर्क। तो उनमें से एक आदमी आता है, उसने बोला कि ठीक है नहीं पीना तो ये कोल्ड ड्रिंक ही पी लो। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, तो कुछ टाइम बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं बिल्कुल ही फ्लैट जो है अपने गिर गई उसमें, बिल्कुल फ्लैट होके मतलब ज़मीन पे मैं पड़ गई। धोखे से उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में शराब पिला दी। पता नहीं क्या था उसके अंदर में, बहुत कुछ नहीं मालूम था मुझे उस टाइम पे उन्होंने क्या था। बट मुझे कल इतना पता था कि मैं उस टाइम बिल्कुल सो गई थी, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे को होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में थी, क्यों? हॉस्पिटल के बेड में थी मैं। अब क्यों का सवाल जवाब मुझे उस टाइम नहीं पता था, यही पता था कि हाँ मेरे साथ में कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है। मैं जब उठी तो मेरे मामा सामने थे, ग्लूकोज की बॉटल चल रही थी, एंड डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे, पेन किलर दिए जा रहे थे। तो मैंने मामा से पूछा कि मामा मैं यहाँ कैसे आ गई? तो उन्होंने बोला कि लास्ट नाइट मतलब पिछले साल पिछले पिछले जो है रात को तुम जो है गिर गई थी। मतलब कुल मिला के ये है कि मामा ने अपने बच्चों की गलतियों को छुपाने के लिए आपसे एक ऐसा बहाना सा बना दिया। जी, उस टाइम तो मुझे नहीं मालूम था कि क्या गलती है, क्योंकि देखिए 11 साल के बच्चे को भी क्या पता है कि क्या क्या सही है क्या गलत है ना। हमें तो मुझे, और जब आप बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं और आपको कुछ पता नहीं होता उस टाइम कि आपके साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, आप कहीं गिरे हैं नहीं गिरे हैं, वो तो मुझे नहीं मालूम था ना उस टाइम पर। तो एनीवेज तो मैं जो है वहाँ पर फिर मामा ने बोला देखो तुम, जनरल वार्ड था वो भी, तो उन्होंने बोला कि तुम हम 2-3 दिन बाद आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे, तुम जो है यहाँ पे आराम करो। तो ऐसे ही हम आराम करे थे, और आराम करते करते फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेट मतलब मेरे बेड जहाँ पे था और सामने ही बेड एक किन्नर समाज की गुरु माँ का था। वो आई हुई थी, उनको कुछ दिक्कत होगी तो वो आई हुई थी। तो उनके ना डेली मतलब सुबह शाम उनके चेले लोग उनको देखने आते थे उनको। तो जब वो देखने आते तो मुझे ऐसे ऐसे करके देखते थे वो लोग, कि क्या है, मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे डर लगता था उन लोगों से। मुझे उसका शुरू में डर लगता, फिर उसका धीरे धीरे उन्होंने मुझे कंफर्ट करना स्टार्ट किया, कि हम लोग खाना लेके आए, खाना खाओ एंड ऑल। तो शुरू में तो एक लगता है कि इंसान को नया कुछ देखे तो आपको लगता है। उससे पहले मेरे को किसी किन्नर से मिली नहीं थी, किसी किन्नर से मेरी वो इंट्रैक्शन नहीं हुआ था, तो धीरे धीरे करके आई फेल्ट गुड। तो मुझे अच्छा, मैं उनके साथ घुल मिल गई। तो अब वो डिस्चार्ज होने लगी, मैं भी डिस्चार्ज होने लगी। तो बोलती हैं कि चलो अब हमारे साथ चलो। मैंने कहा मेरे तो मामा ने बोला है कि मैं लेने आऊँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें मामा जो हैं वो लेने नहीं आएंगे, उन्होंने हमको बेच दिया है, तुम्हें बेच दिया है उन्होंने हमें, तो हमने ख़रीद लिया है। और एक्चुअली पता है क्या, मैं जब उसमें भी थी, जब मैं क्या बोलते हैं उनके घर में भी थी, तो मेरी मामी अक्सर बोलती थी मुझे कि तुम पढ़ के क्या करोगी, बिकॉज उनके बच्चे तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो नहीं चाहती कि मैं भी पढ़ लिख लूँ। और आप पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में ठीक थी, अच्छी थी, मतलब ये नहीं बोलूँ कि बहुत अच्छी थी, एवरेज थी, जितना क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिलता था पढ़ने के लिए, तो मैं एवरेज थी। लेकिन मेरे मामी को लगता था स्पेशली कि भाई ये पढ़ लिख के क्या क्या कर लेगी। तो मुझे हमेशा बोलती तुमने पढ़ लिख के क्या करना है, तुम्हें तो तालियाँ बजानी है, तुम्हें तो नाच गाना करना है। तो मैं समझिए क्या बोलती है, तालियाँ बजाना है, नाच गाना करती है ना, ऐसी इस तरह से बोलती थी मुझे वो। तो तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें तो संगीत सीखना चाहिए, तुम्हें डांस सीखना चाहिए, ये तुम्हारे काम आएगा। तो जब मुझे उसके साथ भेजा गया तो मैं समझ गई कि ये लोग मतलब क्या चाहते हैं मेरे से, मुझे थोड़ा आइडिया हो गया। तो जब मैं उनके गुरु माँ के घर पे गई, ठीक है, देखा उनका घर तो उनसे बड़ा ही था, उनसे काफ़ी बड़ा था। वहाँ पे 7-8 और ट्रांसजेंडर थे, गुरु थी, उनकी चेला थे, और फिर छोटे बट वो थे, और लेकिन सब मुझे बड़े थे। मैं 11 साल की थोड़ी यंगेस्ट थी वहाँ पर। तो अब मैंने गुरु माँ को बोला देखिए गुरु माँ, शायद मैं जब ठीक हो गई हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद, मैंने कहा मुझे अब स्कूल जाना है, मेरा स्कूल का टाइम हो रहा है। तो मैं एक दिन जैसे तैयार हो गई, तैयार होकर जो है स्कूल गई। तो जो है गुरु माँ बोलती नहीं तुम स्कूल नहीं जा सकती हो। मैंने क्यों? तो बोले कि अब तुम पढ़ लिख के क्या करोगी? बोलो देखो, कहती है देखो मैं पढ़ी लिखी नहीं, मेरी गुरु पढ़ी लिखी नहीं, हमारे पास इतना पैसा है, इतना सोना है, इतना वो सब कुछ दिखाया उन्होंने मुझे कि भी मुझे मतलब एक तरह से ना वो क्या बोलते हैं, एक लालच देने की कोशिश करी कि भाई ये जो है बच्चा, एक अलग तरह की दुनिया दिखाई आपको। बहुत अलग तक दुनिया दिखाई। तो उन्होंने यही बोला कि भाई हमारे समाज में कोई पढ़ता लिखता नहीं है, और हम लोग जो है ताली बजा के ही अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। तो एक दिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया, लाल बत्ती थी, सिग्नल पे भेज सिग्नल पे भेज दिया। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सी लाल बत्ती, लेकिन लाल बत्ती भेजा इन बॉम्बे की किसी लाल बत्ती पे। तो उन्होंने मुझे जो है वो ड्रेसअप किया एज अ फीमेल ड्रेसअप किया, एक ऐसा स्मॉल कुर्ता पजामा पहना दिया, जो बना दिया, और हाइट भी अच्छी थी। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस था जब मतलब पहनाया गया, ऑफ कोर्स दैट आपको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगा वो चीज़ कि भाई ये मेरी ही जेंडर है, मुझे फ्रीडम मिली है, लिपस्टिक लगाने की मुझे फ्रीडम मिली है, मुझे यहाँ पे कोई टोक नहीं रहा है, यहाँ पे सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे कह रहे हैं कि करो, अनलाइक दिल्ली में बोलते थे कि नहीं आप ये सब नहीं करो, आपको मेरे को जज किया जाता था। तो यहाँ पे था, यहाँ पर फिर मुझे भेजा गया, बट लेकिन मुझे वो एक्सपीरियंस पसंद नहीं आया, जिस तरह से लोग अपनी
विंडो शील्ड्स को ऊपर कर लेते थे, लाइक ऐसे घिन नज़र से देखते थे जैसे घिन आती किसी से, कि ना कि हाँ, वो नज़र से देखते थे मुझे, मुझे घिन आप आने उसके लगी। पास जाती हैं पैसे लेने के लिए और वो उसको शीशे को बजाय नीचे करने के, आपसे बातचीत ऊपर कर करने के, देते हैं, हाँ। क्या और बात फिर नहीं करनी? नहीं, बात नहीं करना है। और उसके बाद जैसे मान ली कोई अगर स्कूटर पे होता था, स्कूटर पे बोले कि भी हाँ भैया दे दो, कुछ दे दो, तो वो भी मतलब हम बोल रहे हैं और वो सामने देख रहा है, तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत गंदा होता है, लाइक कोई इग्नोर कर रहा है आपको। सही बात। तो मैं घर आती थी, मैं बोलती थी गुरु माँ को, गुरु माँ जो है मुझे ये काम नहीं करना है, ठीक है, मुझे प्लीज़ स्कूल जाने दो। तो वो मानती नहीं थी, ठीक है, कभी कभी तो पिटाई भी कर देती थी मेरी। तो मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया, है ना, गुस्सा आया और मैंने जो है फ़िनाइल की एक बोतल पूरी गटक ली। अरे बाप रे। हाँ। तो मुझे तो अब तो हंसी आती है कि उस टाइम तो बहुत ऑफकोर्स पेनफुल एक्सपीरियंस था, तो अब मैं जब गटक ली तो डॉक्टर को बुलाया गया, सब कुछ हुआ, मैं ठीक हो गई, मेरे फिर हॉस्पिटल भेजा गया। फिर वो जब वापस आई ना, तो मेरी जितनी भी गुरु सिस्टर्स थी, तो ऑफकोर्स सिस्टर्स जो मेरी मतलब जो 16 साल की थी, 17 साल की, 18 साल की जो थी, मेरे से थोड़ी सी बड़ी थी, गुरु माँ तो खैर बहुत ही बड़ी थी, उनसे बात किया तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा देखो गुरु माँ ये मानने वाली है नहीं, आप इसको स्कूल भेज दो। बोले ये सब काम तो बाद में भी करवा लेंगे, आप इसको स्कूल भेज दो। तो गुरु माँ थी तो वो बिल्कुल अपनी टिपिकल एक कहते हैं ना विलन टाइप, वैम टाइप की, बोली कि नहीं, अगर मैं इसको स्कूल भेजूंगी, कल को मुझे पास और भी लोग आएंगे, वही बोलेंगे हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम कौन करेगा भाई, अगर ये हम कल को बड़ी होके टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो हमारा काम थोड़ा ना करेगी। तो ऐसे मैं अलाउ नहीं कर सकती हूँ ये चीज़। तो फिर उन्होंने एक उपाय सोचा कि हमारे पास में एक डांस बार था, उनके जो ओनर थे वो इनफैक्ट बच्चों से बहुत प्यार करते थे, और वो अबेंडन चिल्ड्रन जो होते हैं, जो अबेंडन मतलब जिनको छोड़ दिया गया है, उनको वो पालते थे। अच्छा। तो ये उनका मतलब एक शौक़ था, तो वो मुझे वहाँ ले गई। और मैं वो मतलब मैंने उनको देखा तो मुझे एकदम से नहीं कहते हैं कि किसी अगर कोई इंसान को देखो लगता है आपको कोई कोई कनेक्शन है पुराना ज़माने का, तो ऐसा लगा। मैं उनसे मिली और उन्होंने मेरी गुरु माँ को जितने पैसे मतलब मेरे अंकल से लिए थे, वो पैसे मेरी गुरु माँ को दे दिए। अच्छा। तो अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपने डांस बार में, तो मैं 12 ईयर्स की होती हूँ, मेरा 1 ईयर का गैप भी आ जाता है उसमें। तो यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात मुझे बोली जाती है, बोला जाता है कि देखो तुम्हें यहाँ कुछ काम नहीं करना है, तुम स्कूल जाओ और स्कूल जाके पढ़ाई लिखाई करो और अपना गुजारा करो, हम तुम्हें जो है खिलाएंगे पिलाएंगे, यहाँ बार है, यहाँ पे खाना वाना बहुत मतलब अच्छा बन जाता है, मतलब खाने की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, कपड़े वपड़े मैं दिला दूंगा और तुम जो है करो। तो फिर वो स्कूल में मेरी लोकल गार्जियन बन गए, मैं वापस स्कूल गई आफ्टर 1 ईयर। एंड अब स्कूल में जब मैं अब गई इस टाइम पे, अब इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे मेरा प्यूबर्टी एज जो कहते हैं, जो जब आपकी हार्मोन चेंज होने वाले होते हैं, वो पीरियड स्टार्ट हो रहा था मेरा। अच्छा। अब क्या था कि अब मैं अंदर से तो अपने को फीमेल समझती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि टीन एज में, जब टीन जब स्टार्ट हो गया, हल्के हल्के मैंने देखा कि चेंजेस आने शुरू हो गए हैं बॉडी के अंदर में, चाहे वो आवाज़ की हो, आवाज़ आपकी बदल जाती है, चाहे वो आपका फेशियल हेयर हो, तो ये सब चेंजेस आने शुरू हो गए। एंड कहीं ना कहीं मैं जब आईने में अपने को देखती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये सब क्या हो रहा है। और स्कूल में भी जो बच्चे थे वो बहुत चिढ़ाते थे, जैसे अब याद है मुझे कि उस टाइम पे फिल्म आई थी एक सड़क, उसमें महारानी का कैरेक्टर था, तो मुझे लोग बोलते थे महारानी महारानी। या फिर एक फिल्म आई थी जहाँ पे अनुपम खेर ने एक गे कैरेक्टर किया था पिंकू का, तो बोलते पिंकू पिंकू, तो कोई मेरे नाम से बुलाता नहीं था, ठीक है, सब मुझे ऐसे नाम देते थे स्कूल में। तो वो मुझे बहुत परेशान करता था, घर आती थी रोती थी बहुत ज़्यादा कि भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मैं क्या मेरे अंदर कमी है, मैं बहुत रोती थी क्योंकि बुरा लगता था आपको कि आपको कोई जो है ऐसे बोल रहा है, तो बुरा लगता था। तो जब मैं घर वापस आई अपने, आती थी और रोती थी, तो वहाँ पर मेरी ना बहुत सारी सिस्टर्स थी, मतलब सिस्टर इन द सेंस लाइक ट्रांस सिस्टर नहीं थी, लेकिन जो दीदियाँ वहाँ पर डांस करती थी। तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों रोती हो, तुम्हें डिप्रेशन क्यों हो रहा है। तो डिप्रेशन से निकालने के लिए मुझे उन्होंने बोला कि तुम डांस किया करो, मैं कुछ एक्टिविटी में डांस करना पसंद भी है। इससे क्या होता है कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी से आपका एक मेंटल जो है ना हेल्थ वो बेटर होती है। तो उन्होंने सही बोला कि अगर आप इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, आपको पसीना बहता है, आप फिजिकल, तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल डिप्रेशन भी कम हो जाता है, राइट। तो मेरा मेंटल डिप्रेशन कम हो गया, मुझे इन्जॉय होना गया। फिर अराउंड 15 ईयर्स की मैं थी, 15-16 ईयर्स की होंगी मैं, अराउंड 10th में पढ़ती थी मैं। तो मुझे एक बॉय आता था, लड़का आता था, आदमी आता था, मुझे अट्रैक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है, एज अ फीमेल आई थॉट कि मेरा बॉयफ्रेंड कोई हो। हम फिल्में देखते थे, यश राज फिल्म की देखते थे हम लोग, यश राज और चोपड़ा की फिल्म देखते थे, उसमें देखते थे जैसे लम्हे है फिल्म, या फिर डर है, इस तरह की फिल्में हम लोग देखते थे। तो लगता कि हाँ हमारा भी एक कनेक्शन तो होना चाहिए, कहीं हम भी गाने गा रहे हैं ट्रीज़ के बाहर और ऐसी साड़ियाँ पहन रखी हैं। तो ऐसे इमोशन जागे, उसको भी इमोशन जागे, तो हम लोगों ने बातचीत करनी स्टार्ट की, मुझे उनसे प्यार हुआ। और जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाया एक दूसरे के साथ में, अराउंड 16 ईयर्स की उम्र में,
तो तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ 11 ईयर्स में क्या हुआ था एक्चुअली, क्योंकि जब उस चीज़ से आप गुजरते हो तब आपको याद होता है कि आप उस चीज़ से, तब मुझे पता चला ये कि 2 साल के बाद आपको एहसास हुआ कि उन्होंने आपका रेप नहीं, किया था? मैं 11 की थी उस टाइम, आप अभी 11 16 की उसकी मैं हूँ। अरे बाप रे! मैं 4 साल के हाँ, बाद? मैं फोर्थ में क्लास में थी, फोर्थ क्लास में। अब मैं 10th में पढ़ गई हूँ। तो 10th में जब मैं पढ़ती हूँ तब मुझे जब एहसास हुआ, तो मुझे मालूम पड़ा कि एग्जैक्टली सब क्या हुआ था। जब फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाया किसी के साथ में, उस वक्त तो मुझे पता नहीं था फिजिकल कॉन्टैक्ट होता क्या है ना, आई डेंट नो। तो तब मुझे बहुत शॉकिंग लगा। 10 में फिर मैंने चीज़ें जोड़नी शुरू की। तो ओके, वो मन कितने लगा लोग थे उस वक़्त उस रात? तीन चार होंगे। 4 लोगों ने आप चार, पर रेप हाँ, किया था उस चार, हाँ, ओफ़ो! 4 होंगे। एंड ऑफ कोर्स फिर मुझे बहुत गुस्सा आया कि भई ऐसा क्यों किया मेरी मामा ने। फिर मैंने चीज़ें जोड़नी शुरू की, बिकॉज़ आप 15-16 साल के जब आप हो, ऑफ कोर्स आपके पास ज़्यादा दिमाग है कि जब आप 11 साल के होते हो, है ना? आपका दिमाग विकसित हो जाता है। तो तब मैंने सब चीज़ जोड़ी कि मेरे साथ ये हुआ। एनीवेज़, अब यहाँ पे क्या होता है, ये इंसान ना जब से मेरे साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट बना लिया, इसने वहाँ पर डांस बार में आना बंद कर दिया, बिल्कुल ही। क्यों? अब क्यों, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि वो चाहता था कि खाली एक नाइट स्पेंड कर सके मेरे साथ में, राइट? ओफ़ो! तो वो एक तरह से फेक लव था, या के लिए फेक वो होता था कि भाई किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब बेड पे। तो वो उन्होंने जो है उस आदमी ने आना बंद कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोई, काफ़ी टाइम रोई। तो फिर जब मैंने अपनी बाकी जो लड़कियां वहाँ पे हैं, जो मेरे से बड़ी थी उम्र, तो मैंने पूछा, मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो आदमी लोग आते हैं वो एक्चुअली ऐसे ही होते हैं, और वो लोग तो इस चीज़ के पैसे देते हैं ये सब के लिए। तो तुम जो है, तुम क्यों अपना दिल इसमें डाल रही हो? अगर तुम्हें किसी अट्रैक्शन है, तुम उसके साथ में जो तुम्हें करना है करो, और पैसे भी अर्न करो। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्यों, कैसे। बट फिर क्या हुआ, फिर मुझे एक ऐसे इंसान मिला, सेम इंसान, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इंसान, जो प्यार का नाटक करके उसने फिर मेरे साथ में यूज़ किया और चला गया वो। फिर मेरे को ये लगा कि अगर ये सभी मर्द ऐसे हैं, क्योंकि मेरी एक नोशन बन गई थी माइंड में कि अगर आपको मतलब किसी से प्यार करना है तो ये यही प्यार है, मतलब ऐसा फिजिकली प्यार होता है, कोई ऐसा एक कहते हैं एक ड्रीमी प्यार, या फिर जो राज चोपड़ा की फिल्में दिखाते हैं, वो प्यार रियल में नहीं है। प्यार यही है। तो फिर मैंने फिर यही स्टार्ट कर दिया। फिर अर्निंग होनी स्टार्ट हो गई मेरी, काफ़ी अच्छी मैं अर्निंग करने लग गई मैं अपनी। फिर मैं अराउंड 18 एंड हाफ की हुई, तो मैं 12th मैंने पास कर लिया। एंड जब मैं 12th पास किया, ये बात होगी अराउंड 2000 के आसपास की, 2001 के आसपास इसे की। क्या बोलेंगे, सेक्स वर्कर बोलेंगे या कॉल गर्ल बोलेंगे आपको? कॉल गर्ल तो नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सेक्स वर्कर, अच्छा, बोल sex सकते हैं, हाँ, सेक्स वर्कर। तवायफ भी बोल सकते हैं, तो तवायफ टाइप का, कि भाई अच्छे ड्रेसअप है, लोगों का मनोरंजन भी कर रही है। बिकॉज अगर देखा जाए सेक्स वर्कर्स और कॉल गर्ल्स ये सब नहीं करते हैं। वो लोग तुमको काम में जाओ, डायरेक्टली बेड में जाओ। हम लोग तो भी प्रॉपर एंटरटेनमेंट करते थे ना लोगों का। तो फिर मैं 2001-2002 की बात होगी, मैं जो है 18 में मेरे पास हो गया, और मैं 12th पास कर ली। तो ऐसे में एक दिन बैठी थी मेरे पास में अपना कंप्यूटर था, तो मैं देख रही थी, ऑर्कुट देख रही थी। तो ऑर्कुट में मैंने देखा कि एक महिला है, उसने मेरी बचपन की फ़ोटोग्राफ लगा रखी है। आपकी? हाँ, मेरी बचपन की फ़ोटोग्राफ लगा रखी है, क्योंकि हम एल्बम देख सकते हैं उसने ऑर्कुट पे एक फ़ोटोग्राफ है, देन यू कैन सी अदर एल्बम जो उसने लगाई फ़ोटोज़ है। तो देखा, तो मैंने कहा, मैं बहुत सरप्राइज़ हुई। मैंने उनको ऐसे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा और एक्सेप्ट किया, हमने बात करनी स्टार्ट करी। फिर उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू मीट मी, मिलती क्यों नहीं हो? हम लोग मिले। जब हम लोग मिले आपस में, तब मुझे मालूम पड़ा कि वो मेरी एक फ़र्स्ट कज़न है। मतलब बचपन में कभी आई होंगी दिल्ली में, तो हमारे से फ़ोटो खींची होगी उन्होंने। तो सब अपनी बात बताई कि भाई ऐसे करके है, और मैंने डाल रखी है बिकॉज तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे कांटेक्ट किया था कि भाई अगर तुम बॉम्बे में जा रही हो तो बॉम्बे में पता करना कि कहाँ पे है, क्योंकि हमें इन्फॉर्म किया गया कि ये जो है भाग गया अपने घर से। तो मामा को, ये बताया गया? मामा ने बताया घर में कि हम घर से भाग गया, हमें पता नहीं कहाँ है। तो लेकिन आपके मम्मी पापा ने कभी मिलने की कोशिश नहीं की आपसे? वही तो, जब भाग गया घर से, ठीक है, और जो है ऑफ कोर्स दिल्ली में भी रिपोर्ट लिखाई, वहाँ पे रिपोर्ट लिखाई। वो उसने बोला, मामा ने रिपोर्ट लिखाई, पर कोई रिपोर्ट लिखाई नहीं रखी थी उसने। और आपको पता है पुलिस में तो पता ही है, वो हार्डली कुछ काम करते हैं, राइट? उनके पास ऐसे केसेस रोज़ ही आते हैं, तो कहाँ ढूंढेंगे, कौन ढूंढेगा? और बहुत बड़ी बड़ी केसेस आते हैं, है ना। तो उन्होंने कुछ एफर्ट नहीं किया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो उसने बोला कि भाई तुम, मुझे पास तुम्हारे घर का एड्रेस है और तुम जाना चाहोगी वापस? मैंने कहा नहीं। और मैं क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं दिल्ली जाऊंगी तो मेरा ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे मैं गर्ल्स के ड्रेसअप हो रही हूँ, या फिर मैं इतनी कमा रही हूँ, सेक्स वर्क कर रही हूँ, तो मेरा ये नहीं होगा दिल्ली में, छूट जाएगा। ये सब छूट जाएगा। और मुझे पसंद आया वहाँ पे, वो चीज़ें अच्छी लगी मुझे। तो एनीवेज़, तो उन्होंने बोला तो ठीक है, तुम डांस पर छोड़ दो, तो मेरे साथ रहो। तो मैं उनके साथ रही। तो मैंने अपने आप को बीए प्रोग्राम के लिए मेरठ यूनिवर्सिटी से अपने आप को एनरोल कर लिया अपने साथ। कौन सी यूनिवर्सिटी से? मेरठ यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मेरठ यूनिवर्सिटी से। तो मैंने एनरोल कर लिया, साथ साथ मैं पढ़ रही थी। तो उन्होंने एक दिन बोला कि भाई तुम्हारी ड्रेसेस बहुत अच्छी होती हैं। तो उन्होंने मेरी ड्रेसेस देखी, उनकी जो मेरी डांस में पहनती थी, तो उन्होंने तुम्हारी ड्रेसेस बहुत अच्छी होती हैं। मैंने कहा थैंक यू। फिर एक दिन वो जा रही थी किसी पार्टी में,
उन्होंने बोला कि मेरे पास ना बहुत कम ड्रेसेस हैं, तुम कुछ एक ड्रेस बनाकर बना देती हो मेरे लिए। तो मैंने फटाफट से, मैं स्टारडस्ट पढ़ती थी, मनोरमा पढ़ती थी, वहाँ से एक निकाला, चित्र निकाला और एक मास्टर जी के पास ले गई। मैंने कहा ये कपड़े ऐसे बना दो, ठीक है। कुछ डिटेल में नहीं गई कि ये लगाना है वो लगाना है, तो उन्होंने बना के उन्होंने पहन ली, पहन के वो चली गई पार्टी में। तो वो पार्टी थी रॉकी एस की। तो रॉकी बहुत बड़े डिज़ाइनर है, आपको पता है, बॉलीवुड भी डिज़ाइन करते हैं। तो वहाँ गई, वहाँ पे उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले। उन्होंने बोला कि तुम्हारा गाउन तो बहुत अमेजिंग है, कहाँ से है, कौन से डिज़ाइन से बनवाया है, रोहित बाल से बनवाया है। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी सिस्टर ने बना के दिया है। वापस आई, उन्होंने बोला देखो मैं चाहती हूँ कि तुम फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे सब डिटेल दी, नेफ्ट की डिटेल दी, मैंने फॉर्म भरा, मैं फ़र्स्ट आई एंट्रेंस एग्ज़ाम में, दिल्ली आई, दिल्ली मुझे मौका मिला आने का। यहाँ मैंने पढ़ाई की, नेफ्ट की पढ़ाई की अपनी। तो जब नेफ्ट की पढ़ाई में कर रही थी तो मुझे इनफैक्ट फर्स्ट टाइम था कि मैंने LGBT कम्युनिटी को देखा, मैंने देखा कि मेरे जैसे भी लोग हैं। तो एक बच्चा था वहाँ पे पढ़ता था, मेरे साथ ही सहपाठी था मेरा, उसने आया मेरे पास, उसने बोला कि ना जैसे तुम फील करती हो वैसे मैं भी फील करता हूँ, आई फील दैट हम लोग बहुत सिमिलर हैं। तो मैंने बोला कैसे? तो उसने कहा मैं भी बॉयज़ को लाइक करता हूँ, ये सब और मैं ऐसे करता हूँ, मुझे लड़की तक पढ़ना पसंद है। तो उसने कहा यहाँ पे ना दिल्ली में पार्टीज़ होती हैं, तुम्हें से चलती क्यों नहीं हो? फर्स्ट पार्टी में जब मैं गई, जब मैंने देखा कि मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो मैं बहुत खुश हुई। वापस आई, वापस आके मेरा जो एक है ना कॉन्फिडेंस लेवल वो बहुत बूस्ट हो गया। क्या निफ्ट मैंने कंप्लीट किया, निफ्ट में मैंने फर्स्ट डिवीजन पार्ट की और मेरे को बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड भी मिला। पहला जो टेस्ट ऑफ फेम है वो फेम मुझे यहाँ से आया, मेरे बारे में लिखा गया न्यूज़पेपर्स के अंदर में, चाहे वो ST सिटी हो, चाहे वो परसोना हो, उसमें ST परसोना आता था, वो हो, चाहे काफ़ी सारी मैगजीन थी। उसमें ऑनलाइन का ज़माना तो था नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004-2005। तो उस टाइम पे ऑनलाइन का ज़माना तो था नहीं। तो हमने जो है बहुत ज़्यादा मेरे को फेम मिला, आई वॉज वेरी हैप्पी। और मेरे को कैंपस प्लेसमेंट मिला रितु कुमार के साथ में। रितु कुमार बहुत बड़ी डिज़ाइनर थी, ठीक है। उसके बाद मैंने रितु बेरी के पास काम किया। बट दोनों जगह पे जो सबसे बड़ी जो वीकनेस थी वो ये थी कि अब तो मैं बॉयज़ की ड्रेस पहनती थी, कपड़े पहनती थी, ठीक है। निफ्ट में तो मैं फिर ऑफकोर्स आई टू डिज़ाइन माई ओन क्लोथ्स, तो थोड़े से वो फेमिनिन होते थे, बट फीमेल क्लोथ्स नहीं होते थे। जैसे एक शर्ट है, बहुत टाइट शर्ट पहन ली, जीन्स है, बहुत टाइट जीन्स पहन ली, लाइक जैसे ड्रेसअप करती हैं गर्ल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकलैश मिला, बिकॉज यहाँ पे कारीगर लोग काम करते थे, जो कि कारीगर लोग जो हैं, जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, वो लोगों को नहीं ओपन थे इस बातों के भी कोई ट्रांसजेंडर भी होता। उनको लगता था कि भाई आदमी है, औरत है और किन्नर है। उन्होंने फिर बातें शुरू कर दी, बोला कि पहले तो हम लोग औरतों से लेते थे तुमने सारे के सारे ऑर्डर्स, अब हमें हिजड़ों से लेने पड़ते थे। वो भी पसंद नहीं आता था मुझे। एनीवेज मैंने दोनों जॉब छोड़ दी अपनी। उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में एक दिन मैं पहुंच गई चाणक्यपुरी में एक हमारा बार होता था, पेग्स एंड पाइन्स करके। वहाँ ट्यूसडे नाइट को LGBT नाइट होती थी। तो वहाँ मैं बैठी हुई थी, मैं अपना ड्रिंक करी थी, तो मेरे पास में एक महिला आई, बहुत ही गॉर्जियस थी। उनका नाम था अडैना करके नाम था। अभी वो दुबई में, बहुत टॉल, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बैठी मेरे पास में। तो कहती हैं तुम क्यों इतनी मतलब डिप्रेशन में हो ना, इतना तुम दुखी हो, रो क्यों रही हो? मैंने ऐसे पूरी बताई कि मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसने बोला देखो अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। तो मैंने समझ में नहीं आई क्या। तो वो बोली कि मैं भी तुम्हारी जैसी एक टाइम पर इस शरीर में थी, अब मुझे देखो मैं कितनी चेंज हो गई हूँ। अच्छा। तो मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि उससे पहले मैंने कोई सर्जरीज़ के बारे में सुना भी नहीं था कि सर्जरीज़ होती हैं, आप हार्मोन लेके अपने चेहरा चेंज कर सकते हो, फेशियल सेगमेंटेशन सर्जरी होती है, आप नोज़ चेंज कर सकते हो, अपना जॉ लाइन चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो बिल्कुल गर्ल जैसे बन सकते हो। तो उसने बताया मुझे कि इसमें इतना खर्चा आता है। तो देन मैं दिमाग लगाने लगी कि क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो एक दिन मैं बात पढ़ी थी, उसमें एक वो था, एडवर्टीजमेंट थी किसी स्पा की कि आप उनको मैनेजर चाहिए। मैं चली गई, मैं मैनेजर अपॉइंट हो गई, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रखा था। सो मैं चली गई, मैं गई तो वहाँ जाके मुझे शौक लगा कि स्पा जो है, ये स्पा नहीं है, एक ब्रोथल है, या फिर इसको बोलें कि एक तरह से ऐसा है कि यहाँ पे सेक्स वर्क होता है, मतलब जो उसकी आड़ में, और यहाँ पे बहुत अच्छी कमाई हो जाती है लोगों की। तो मैंने भी इनिशिएट किया, मैं भी करना चाहती हूँ। तो खैर मैं यहाँ पे अपना सेक्स वर्क का काम दोबारा स्टार्ट किया। भाई यहाँ पे बहुत अजीब था, मतलब जो मैं वहाँ पे करती थी, वहाँ पे तो देखिए मैंने बताया था तवायफ हो गई कि भाई अच्छी तहजीब, अच्छा सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत ब्रूटल था, सब कुछ बहुत ब्रूटल, मैंने से बहुत दर्दनाक। मतलब किसी का कोई मन आए, मतलब मैं बैठी हूँ तो किसी ने गरम जो है कॉफ़ी गिरा दिया ऊपर में। क्यों ऐसा क्यों? यहाँ पे लोग मेंटली वीक थे, मेंटली सिक लोग थे यहाँ पर, यहाँ मेंटली सिक लोग थे। और
इनफैक्ट उसी दौरान में वहाँ पे मतलब तकलीफ देने में उनको मज़ा आता था। तफरीक लेने में मज़ा आता था उनको। तो यहाँ पे मैं 2010 में गई थी इस जगह पे, और मैं 2013 तक मैंने यहाँ पे काम किया। बट अच्छी बात यह है कि जब मैं यहाँ पे काम कर रही थी तो मेरी मुलाकात एक फैशन फोटोग्राफर से हुई, जो कि एक बायोपिक बनाना चाहता था, लाइफ ऑफ अ ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट। उस टाइम पर कोई भी ट्रांस मॉडल होती नहीं थी, यू नो। तो इसमें काम करने के लिए तो और भी ज़्यादा वो चाहिए, हिम्मत चाहिए। और वो पहले सोचा था कि इस लड़की को कास्ट करूँ, पर लड़की भी कोई रेडी नहीं थी इस काम करने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि मैं रेडी हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको 1500 रुपीज़ पर शूट कर दूँगा, और ये शूट 1500 रुपीज़ पर शूट का, पर डे का। पर डे का। तो हमने शूट किया अबाउट 2 ईयर्स तक। ऐसा नहीं था डेली शूट करते थे, हफ्ते में 2 या 3 शूट हम लोग करते थे। अच्छा। तो बहुत अलग अलग तरह से शूट किया। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही खौफनाक उसमें शॉट था कि जहाँ मुझे लाजपत नगर की रेड लाइट पे खड़ा कर दिया, यू नो, एंड बोला कि नेट की साड़ी मैंने पहनी हुई थी, बोला कि अपने पल्ला गिरा दो। एंड सोचिए 5:30 का टाइम था, जब ऑफिस से लोग आ रहे हैं, और इतना डेडली एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि एक वहाँ पे कोई खड़ी थी क्रॉस, और वो मेरे पे चाकू लेके आने वाली थी मेरा फेस ख़राब करने के लिए। बहुत मैं ही उससे भागी। खतरनाक इलाका है वैसे भी। वैसे बहुत खतरनाक है ना। तो ये एक था सीन। एक सीन ये था कि जब मैं एक अपने क्लाइंट के साथ में, मतलब कि मैं हूँ, जो एक हिडन कैमरा से मुझे शूट करना था, वो भी मेरे लिए बहुत स्कैरी था। या फिर मैं नहा रही हूँ, यू नो, या मैं ड्रेसअप कर रही हूँ। बहुत सारे बहुत डिफ़िकल्ट शूट्स थे उसके। और ऐसा कि जैसे मैं जामा मस्जिद गई हूँ तो वहाँ पे मैंने उसमें बैठी हूँ, मैं एक रिक्शा में बैठी हूँ, या फिर किसी मस्जिद में जाके मैं शूट करना, बहुत अलग अलग था, चीज़ें थी। एनीवेज हमने किया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बहुत वायरल हो गई पिक्चर्स, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल। वायरल तो खैर हम आज बोलते हैं, उस टाइम बहुत उस दौर में वायरल हो गई। 2013 में बहुत हो गई। मिलान जो जब फोटो लोगों के पास साधन नहीं हुआ करते कुछ ज़्यादा नहीं था, तो मिलान में उन्होंने फ़ोटो एग्जीबिशन रखी थी, तो वो उनकी हिट हुई। काफ़ी लोगों ने पूछा, वहाँ पे जर्नलिस्ट आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे। और 2013 में ही मैंने जो है अपना सेक्स चेंज करवा लिया, जेंडर चेंज करवा लिया। और जब जेंडर चेंज कराने गई थी, वो भी एक था कि भाई एक्सपीरियंस। लोग बोलते थे कि भाई तुम अकेली क्यों आई हो, लोग तो यहाँ पे अपने स्पाउस के साथ आते हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ आते हैं, या फिर अपने गुरुओं के साथ आते हैं, तुम अकेली आई हो। मैंने कहा मुझे सर्जरी करानी है। डॉक्टर बोला नहीं, मैं अब नहीं आप करूँगा। तन मन से बिल्कुल लड़की हो गई हाँ हैं। हाँ, नहीं, मुझे जब मैं जा रही हूँ बनने हो जाती, मैंने तो डॉक्टर बोल दिया। मैंने कहा क्या होगा, जैसा मुझे मर जाऊँगी, कुछ हो जाए, मुझे फेंक देना कहीं पे, मुझे कराना ही कराना है। हाँ, तो उसके बाद मैंने सर्जरी करवाई। खैर करवा के मतलब बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। एंड जब मैंने करवाया, जब उसने मुझे बोला था, मुझे ये बात याद आई उसकी, अपने फ्रेंड की। तो उसने बोला था कि अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। तो जब मैं ये अपने शरीर में आई, ऑफ कोर्स जब मैं शरीर में आई तो मैं बहुत ज़्यादा फेमिनिन थी, तो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, हाइट अच्छी थी। तो मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आने स्टार्ट हुए, यू नो। अच्छा। हाँ जी। तो 2013 के अंदर में मुझे एक तो ऋषि सनीरा की जो पिक्चर थी वो वायरल हुई, और 2013 में मुझे जो है अपना पहला शो मिला, राजस्थान डिज़ाइनर फेस्टिवल। मुझे उसमें बोला कि आप जो है आइए, आप वॉक करिए। और जब मैं गई वहाँ वॉक करने के लिए, एक डिज़ाइनर को इतनी पसंद आ गई, उसने कहा कि आप तीनों ये रैम्प शो छोड़ो, जितना आपको पैसा मिल रहा है 3 में, मैं आपको 1 में दूंगा, अपनी शो स्टॉपर बन जाओ। अच्छा। हाँ, तो मैं शो स्टॉपर बनी उसके लिए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिकॉज वहाँ पे बड़े बड़े स्टार होते हैं, जैसे डॉक्टर आदिति गोवित्रिकर हैं, मिसेस वर्ल्ड 2000, वो भी आई हुई थी वहाँ पर। उनके साथ वॉक करना मेरे लिए बहुत बड़ी एक अच्छी एक वो थी, यू नो, लाइक कहते हैं उसको, एक वो थी उपलब्धि, यू नो, कैसे एक अचीवमेंट थी। खैर हम फिर 2 साल पास हो गए। मैं 2014-15 में मैं अपना घर में ही थी, अपना जो मॉडलिंग करती थी, यू नो। एंड 2015 में क्या हुआ कि CNN IBN ने, उन्होंने बोला कि हमें इस लड़की के ऊपर बायोपिक बनानी है, और हम इसको वीडियो शूट करना चाहते हैं। तो आपको CNN IBN बहुत बड़ा चैनल था, यू नो, बड़ी बात है ना, उस टाइम CNN IBN। और उन्हें अप्रोच किया, और हमने अपनी पूरी जो मेरी लाइफ की हिस्ट्री है, सब कुछ है, वो हमने शूट करी। और कुछ सीन उसमें अगेन वैसे ड्रामा सीन थे कि भाई नोएडा में आप खड़े हो, नोएडा में आपका एक वो आ रही है, आपको एक ऐसे रोकनी है, क्या कहते हैं, किसी कार को। एंड अगेन वेरी स्केरी, यू नो। बट मैंने किया, मुझे कभी डर नहीं लगा लाइफ में। मुझे लगा था क्या होगा, इंसान मर ही जाएगा ना, उसके ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं कोई डर ही नहीं हूँ ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करने से। तो वो जो है वो सीरीज़ भी हिट हो गई, बहुत ज़्यादा हिट हो गई। इतनी हिट हो गई कि यहाँ पर मेरे उन्होंने सैटरडे संडे को 3 बार सैटरडे को चलाई, 2 बार संडे को चलाई, तो 5 बार चलना प्राइम टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक ही स्टोरी को, यू नो। तो इतनी बड़ी हिट हो गई, लोग कहते हैं हमें देखना है। और वो मेरे पापा ने देख ली यहाँ घर पे, इस घर पे जहाँ पे बैठे हैं। तो उन्होंने चैनल, मतलब एक मुलाकात का एक रास्ता बन गया। हाँ, रास्ता बन गया। तो पापा ने जो है देखी, पापा ने चैनल से नंबर लिया, बोले कि मैं ऐसे कर बोल रहा हूँ, तो मेरे घर आओ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं बहुत स्कैर्ड थी, पापा का फ़ोन आया कि भाई क्या आ गया है, यू नो, कि गूज़बम्प आ जाते हैं। और मिक्स इमोशन थे, कहीं पे आप इमोशनल भी हो रहे हो, कहीं आप खुश भी हो रहे हो, कहीं आपको दुख भी है, अच्छा भी है, कहीं आपको शिकायत भी है ना, कई सी चीज़ें हैं आपका। तो जब मैं यहाँ घर आई तो मैं एक जीन्स एंड शर्ट और एक टोपी पहन के आई थी, बाल में लंबे से टोपी पहन के आई थी। तो पापा ने बोला ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या हुआ है।
पापा बहुत रोए देख के, बहुत ज़्यादा रोए कि ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है, मैं बहुत, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, ये सब कुछ करके। फिर मम्मी जो थी, मम्मी कहती हैं मैंने तो भाई एक लड़का पैदा किया था, हिजड़ा पैदा नहीं किया था मैंने, यू नो। माँ ने फिर भी तुम्हें स्वीकार नहीं नहीं, किया? माँ ने स्वीकार नहीं किया। तो माँ जो थी बहुत ज़्यादा वो थी, क्या होते हैं, एंटी थी इस चीज़ के लिए कि भाई तुम जो है क्यों ऐसे जो है बन गई, क्या है क्या नहीं। उन्होंने बहुत ताने मारे। खैर, और 2015 में एक चीज़ और हुई कि मुझे तहलका के कवर मैगज़ीन पे मौका मिला आने के लिए। तो तहलका एक पहली मैगज़ीन थी इंडिया में जिसने ट्रांसजेंडर को अपने कवर डाला था। तो मैं बन गई भारत की पहली ट्रांसजेंडर कवर मॉडल 2015 के अंदर में। अच्छा। जी। जी। सो ये हुआ। फिर 2015 के अंदर में ही हम लोग जिस कमरे में बैठे हैं, इसी में वहाँ बैठी हुई थी। मेरे साथ मेरी एक हाउस होल्ड हेल्प थी। हम लोग फेमिना मिस इंडिया देख रहे थे टीवी पे। तो ऑफ कोर्स उसको ना क्राउन बड़ा पसंद आया। उसने कहा दीदी मैं क्यों नहीं जा सकती वहाँ पे। मैंने बोला कि तुम इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि शायद आप इसकी बात करें ना? नहीं नहीं, ये तो मेरे बहुत बाद में जीता है। तो मैंने 2018 में जीता है मैंने। पर 2015 की बात बता रही हूँ मैं आपको। 2015 में क्या हुआ कि 2015 हम टीवी देख रहे थे, तो वो मैरिड थी, लेकिन मैंने कहा मैरिड लोग नहीं जा सकते। तो कहती नहीं जा सकते तो कोई हमें ड्रा बनाओ। तो मेरे दिमाग में आया कि जब मिस इंडिया होता है तो मिसेस इंडिया क्यों नहीं होता है। आखिर अब तो गली नुक्कड़ पे हो रहा है मिसेस इंडिया। तो मैंने फर्स्ट सोचा कि मैं मिसेस इंडिया होम मेकर्स करूँगी, जो सिर्फ लड़कियाँ होम मेकर्स हैं। मेरा काम था, मैं लड़कियों को बुलाती थी दूर दराज से और उनको मंच देती थी कि भाई तो टैलेंट दिखाओ, सब कुछ करो। जब वो जीत जाती थी हम लोग इनको इंटरनेशनल भेजते थे, मिसेस यूनिवर्स पैजेंट के अंदर में या मिसेस वर्ल्ड में या मिसेस अर्थ में, ये सब हम उनको भेजते थे। वहाँ जीत के आती थी लड़कियाँ, बहुत खुशी होती थी। तो 2016 में ऐसे हमारे काफ़ी बात चली इंटरनेशनली कि भाई एक ट्रांसजेंडर है इंडिया में, नामनाज जोशी है, वो जो है मिस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट करता, मतलब वो इंडिया में कॉन्टेस्ट करती है और अपने बच्चों को करती हूँ। हाँ, तो बाहर में बात चली कि एक नाज़ जोशी करके इंडिया में है, वो ना इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में लड़कियों को भेजती है। तो उन्होंने हमको रिक्वायरमेंट भेजी कि मिस हमें चाहिए एक। मिस का हम लोग करते नहीं थे क्योंकि मेरा जो कॉज था, मेरा जो एम था वो था मिस लोगों को प्रमोट करना। बिकॉज हमारे देश में इतनी गृहिणियाँ हैं कि जो कि शादी से पहले मॉडलिंग करना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप के प्रेशर में आके वो मॉडलिंग नहीं कर पाती हैं, और उसके बाद शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, वो होता है तो तब भी नहीं कर पाती हैं। तो मेरा मोटिव ये था कि मुझे उन औरतों को आगे लेके जाना है जिनके बच्चे हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, और उनको 40s की हैं, 45 की, 50s की, उनको चांस नहीं मिलता। तो मेरा ये मोटिव था। मिस के तो खैर बहुत सारी है, फेमिना मिस इंडिया है, बहुत सारी लोग चीज़ें हैं। तो मेरे असिस्टेंट ने मेरी पीछे वहाँ भेज दी एज ए मिस कैटेगरी में। उन्हें पसंद आई, मैं वहाँ गई, जमैका गई। तो जमैका जब मैं गई वहाँ पर इतनी दूर, तो उन्होंने बोला कि हम तो जो है हमें मिस फीमेल चाहिए। तो मैंने बोला मैं भी तो फीमेल, देखो मेरे पासपोर्ट में फीमेल लिखा हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। तो मैंने बोला देखिए मैं इतनी दूर आई हूँ तो मुझे आप एटलीस्ट कोशिश तो करने दीजिए, मतलब मैं क्या होगा, मैं हार जाऊँगी। मैं कोशिश तो, फिर कॉम्पिटिशन में उतरी, 9 दिन का कॉम्पिटिशन था, मैंने एक्सेल किया। मेन टाइटल वो लोग नहीं देना चाहते थे मुझे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ट्रांस को एक मेन टाइटल दिया जाए। तो मुझे उन्होंने मिस यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर का टाइटल दिया। अच्छा। हाँ, तो मेरा पहली जीत थी 2016 में, जाके बनी थी मैं भारत की पहली इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन। भारत की इंटरनेशनल पहली इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन। कमाल तो है। हाँ जी, तो उसके बाद में एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है, इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन मैगज़ीन, मैं उसकी कवर मॉडल बनी। तो मैं बन गई भारत की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर जिसने इंटरनेशनल कवर पे भी काम मतलब किया है, इंटरनेशनल मैगज़ीन पे भी काम किया है। अच्छा। सो ये मुझे एक लॉट मिला। उसके बाद तो देखिए एक लॉट मिलता शुरू हो गया। मैं फिर 2017 में गई मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी के लिए, 18 में गई, 19 में गई। मैं 3 साल लगातार जीतती आई मेन टाइटल। और 2016 से लेके 2023 तक मैंने तकरीबन 8 इंटरनेशनल टाइटल जीते हैं, सब फीमेल के साथ में, और एक नेशनल पेजेंट जीता है ट्रांसजेंडर के साथ में। ठीक है, ये उपलब्धियाँ हैं मेरी। मेरा नाम जो आज की डेट में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। और मैं जो हूँ अभी फ़िलहाल में एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट करती हूँ, उसका नाम है मिस यूनिवर्स ट्रांस। मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहली ऐसी ट्रांस हूँ जो कि इंटरनेशनली ट्रांसजेंडर्स को इंडिया बुलाती है। जैसे लास्ट ईयर मेरे पास 12 कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील, कंबोडिया, वियतनाम, मॉरिशस, इंडिया एंड फिलीपींस, बहुत सारी। तो मेरा मोटिव होता है कि इंडिया को प्रमोट करना। तो ये मेरा अभी चल रहा है। और मैं एक बहुत प्राउड एक मदर हूँ, क्योंकि मदर्स डे आने वाला है, ऑन द कॉर्नर है। तो मैं अपने आप को बहुत एक प्राउड मदर समझती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद जो कि मैं चीज़ें नहीं पा पाई हूँ तो बच्चे जो हैं वो पाएँ। तो मेरा जब 2018 में जब मैं बताया मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी जीत के आई थी, तो वहाँ पे मेरे पास छोटे बच्चे थे वहाँ पे, बच्चों के साथ लगाव हुआ मुझे वहाँ पर। और आई तो मैंने पापा को बोला, पापा मुझे माँ बनना है। तो पापा बोले तुम कैसे माँ बन सकती हो ना। और भगवान की माया देखिए, मेरा एक कज़न है, कज़न मतलब सिस्टर एंड ब्रदर, वो लोग अलग हो रहे थे, ब्रदर इन लॉ। तो कज़न सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ अलग हो रहे थे, तो उनकी बेटी थी। तो वो लोग दोनों रखना चाहते थे उसको।
तो मैंने उनको बोला कि क्या मैं रख सकती हूँ उनको। तो फिर हमने थोड़ी लीगल जो फ़ाइट है वो करी। फिर उसको मुझे मिली, मुझे मेरी बेटी मुझे मिली, तो अभी अब मिल ही चुकी है मेरी बेटी से। जी। हाँ, बट लेकिन अभी मैं जो है, जब वो छोटी थी तब तो मैं उनको ऐसे अलाउ करती थी, लाइक इवन लाइक मीडिया को उसे कवर करने की। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, बिकॉज देखिए हम रह रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, है ना। अब मैंने तो लड़ाई लड़ ली अपनी, बट मेरी बेटी भी बहुत छोटी है लड़ाई लड़ने के लिए, कि मैं नहीं चाहती कि स्कूल में पता चले कि वो ट्रांसजेंडर की बेटी है, राइट। और या फिर मैं नहीं चाहती कि उसको जो है लोग उसको कल को ये थोड़ा सा बड़ी होने के बाद में जब वो अलाउ करे कि हाँ मम्मी मैं जो है आ सकती हूँ, मुझे आने का है उसमें, मैं आके बोलना चाहती हूँ, तब तो मैं उसको कर सकती हूँ। लेकिन अभी वो ऐसी उम्र में है कि मैं उसको नहीं फोर्स करना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं। अब मेरे जाने में बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रांस हैं, जो कि हमारी कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि जिससे उन्होंने एक्सेप्ट किया पूरी दुनिया उनके लिए बदल जाएगी, पूरी दुनिया का लुक उनके लिए बदल जाएगा। तो ये है प्लस। और मैं अपना मेरा एनजीओ भी है इस टाइम पर, उसका नाम है नाज प्राइड फाउंडेशन, नाज द प्राइड फाउंडेशन। हम लोग स्किल डेवलपमेंट करते हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए। हम लोग जो है उन्हीं का, जैसे हम उनको कंप्यूटर नहीं सिखाते, बिकॉज ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स को इनमें शौक नहीं होता है। कुकिंग में शौक होता है उनको शौक होता है कढ़ाई सिलाई में, उनको शौक होता है खाना बनाने में, तो हम उनको ट्रेन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और मेरा एम है कि मैं उनके लिए कैफ़ेज़ कल को खोलूँ, उनके लिए जहाँ पे वो लोग अपने लिए कुछ इज़्ज़त की रोटी कमा सकें, ज़्यादा बत्तियों पे ना खड़े होने सकें, यहाँ पे इज़्ज़त की रोटी कमा सकें और इज़्ज़त से रह सकें समाज में। एक गाना है, रुक जाना नहीं तो कभी हार के, जी। बस वो बोल दीजिए, क्योंकि आपकी कहानी वाक़ई बहुत दर्द भरी है और आपने हर कदम कदम पर इतने सारे संघर्ष अपने देखे हैं, और साथ ही जो आपकी ये पिक्चर का एंड है ना, वो वाक़ई बहुत सुखद है। जी, पिक्चर का एंड तो अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे माइलस्टोन हैं जो मुझे अचीव करने हैं लाइफ में। क्योंकि अब आगे को अच्छा ही होता चला जाएगा ना। हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, बट लेकिन मैं अपना बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ लाइफ के अंदर में। मैं कभी हार नहीं मानती हूँ। मेरा लाइफ में ये है कि कभी हार नहीं माना, और कोई भी एज जो है वो एज छोटी या बड़ी नहीं है। आप कोई भी ड्रीम जो है कभी भी अचीव कर सकते हो, राइट। तो मैं यही बोलती हूँ सबको कि देखिए, आपको लाइफ कई बार हराने की कोशिश करेगी। आपके कई सपने हैं, जैसे आपको सब आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कुछ बनना, आपको सपने बहुत सारी कई बार हराएगी, पर आपको हारना नहीं है, आपको फोकस रहना है कि नहीं मुझे अचीव करना है। और सेकंड चीज़ ये है कि देखिए, हम लोग कितना बोलते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास में अच्छी मतलब क्या कहते हैं किताबें नहीं हैं, हमारे पास अच्छे वो नहीं है। आज आजकल सब कुछ मिल जाता है, आप इंटरनेट पर जाइए, सबका स्मार्टफोन है, आप वहाँ पे कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सेम चीज़ मेरी बेटी बोलना शुरू हो गई, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। मम्मी कहती कोशिश तो कर सकती हो ना, कोशिश आप बोलती हो कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। तो ऐसे ही हम बोलते हैं कोशिश करते रहिए अपने सपनों को पहचानने के लिए। जैसे अभी आपने बताया मुझे कि मैं आपको बिल्कुल उदास हो जाते हैं कि आपकी एक स्टोरी नहीं चली है, आपकी स्टोरी व्यूज़ नहीं आए। इट्स ओके, तो क्या हुआ, आज व्यूज़ नहीं आए, कल तो आएंगे कल आएंगे, नहीं कल नहीं, परसों आएंगे ज़रूर। आपको तो हार्ड वर्क करना है ना। आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं कि भाई हमारी ऐसी स्टोरी जो है क्यों नहीं चली, उसमें क्या कमी थी जो नहीं चली ना। एक तो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, बट मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि जैसे कोई बच्चा जो है आईएएस ऑफिसर्स के लिए एग्ज़ाम देता है या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है, तो उनको ये सोचना चाहिए हम किस चीज़ में पीछे रह गए, हमें क्या चीज़ है। आप उन गलतियों से सीख के आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आपको बहुत जो है, और आपने जो सक्सेसफुल हुए हैं अपनी किसी लाइफ में, और आपने किस चीज़ से कैसे आप सक्सेसफुल हुए हैं, वो आप मंत्र आगे लेके चलिए, तो आई थिंक सक्सेस आपको मिल ही जाएगी लाइफ में। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको वाकई बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह का इंटरव्यू मेरा पहला इंटरव्यू है और बहुत ही शानदार अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा। मैंने भी यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को जानने के बाद आप भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उस्मान सैफी सफ़र, और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।